कृषि दर्शन देखैया हमार जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। तो आज हमन एक ऐसा धान के बारे में बात करबो जेकर खुशबू सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि किसान के किस्मत ला भी महकाही। जी हाँ साथियों, हमन बात करत हन विक्रम TCR के। एकर खेती कैसे करे जाते आओ जानकारी लेथन। किसान भाइयों, आज हमन आ पहुँचे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिषद क्षेत्र में। तो आज हमन जानबो वैज्ञानिक विधि से विक्रम TCR के खेती कैसे करी जाती है। तो आओ जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ की धरती में विभिन्न प्रकार की फसलों के साथ साथ धान की कई प्रकार की वैरायटीज पाई जाती हैं। शायद इसीलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ के किसान सदियों से धान उगाकर अपने परिवार को पालते आए हैं। आज खेती में नई राह खुल रही है, परंपरा के साथ विज्ञान जुड़ रहा है और यही बदलाव गांवों की तस्वीर भी बदल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में धान सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि यहाँ की एक संस्कृति है, पहचान है और जीवन है। इस राज्य को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु, मिट्टी और किसानों का अनुभव ही कुछ ऐसा है जहाँ सब कुछ मिलकर धान की खेती को अद्वितीय बनाते हैं। यहाँ के खेतों में सालों से कई प्रकार के धान के किस्मों की खेती होती चली आ रही है। हमारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, जो शान है, वो सफरी के बिना नहीं होती। सफरी, दुबराज, जो गुरमठिया धान है, ये हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध धान है और बहुत परंपरागत रूप से इनकी खेती की जा रही है, तो की जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि इनकी जो ऊंचाई ज़्यादा होने से और अवधि ज़्यादा होने से, फोटो सेंसिटिविटी होने से ये किस्में उपज इससे कम होती है, क्योंकि ये गिर जाती हैं, गिरने के लिए सहनशील होती हैं। तो हम लोगों ने इसी को देखते हुए जो विक्रम किस्म है वो एक तरीके से बौना सफरी ही प्रकार की किस्म है, जो हम लोगों ने रेडिएशन टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको बौना कर दिया है, उसकी उम्र घटा दी है, उसमें और अच्छे गुण ला दिए हैं। किसान भाइयों, हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है और विक्रम TCR धान की इस नई और उन्नत किस्म के पीछे भी एक खास कहानी छुपी हुई है। भाभा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर सफरी के किस्म, जो कि धान की किस्म है, उसमें वांछित सुधार किए गए। इसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने इसे छत्तीसगढ़ के मौसम और मिट्टी के अनुसार ढालने के लिए सालों तक परीक्षण किया। इस मिशन में एक अहम नाम है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसान भाई बहनों को समझाया कि विक्रम TCR कैसे पारंपरिक धान की किस्मों से अलग है, इसे कब बोना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए और किस तरह से खाद और कीटनाशक का संतुलित उपयोग करना चाहिए। विक्रम TCR की प्रमुख जो विशेषताएं बताना चाह रहे थे, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा विक्रम TCR लगा हुआ है। तो यह किस्म जो है बौने प्रकार की किस्म है। लगभग 100 सेंटीमीटर एवरेज इसकी हाइट है, ऊंचाई है, और इसका तना इतना मजबूत है कि बहुत तेज़ हवा में भी ये गिरेगा नहीं। तो वो कलम की जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी है। इसमें जो अवधि है इसकी वो 120 दिन के लगभग, 115-120 दिन के लगभग इसकी अवधि है। किसान भाइयों, विक्रम TCR धान की एक ऐसी किस्म है जो कम समय में ही तैयार हो जाती है। 118 से 123 दिनों में फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पौधे मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। हवा और बारिश में उनके गिरने का डर कम होता है।
यानी पौधे काफी मजबूत होते हैं। उच्च पैदावार की क्षमता होती है। 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ली जा सकती है। कम पानी में भी खेती की जा सकती है, जो कि सूखा के प्रति सहनशील है, जिससे पानी की बचत होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी है। प्रमुख कीट और बीमारियों से भी ये सुरक्षित रहता है। ये विक्रम को आप लगाना चाह रहे हैं तो आपके खेत की जो मिट्टी है, जैसे हमारे यहाँ डोरसा है, मटासी है और जो भारे प्रकार की भूमि है, तो ये सारे प्रकार की भूमियों के लिए उपयुक्त है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इसे कतारों में लगाया हुआ है और जो पानी, एक सतही पानी, मतलब शुरुआत में 1 से 2 सेंटीमीटर का स्तर होना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने इसको कतारों में लगाया है। और सबसे प्रमुख बात मैं बता दूं किसान भाइयों कि हमारे खेत का समतल होना ज़रूरी है। वो ऊंचा नीचा हो जाएगा तो आपको बहुत नुकसान होगा। यहाँ पौधे से पौधे की दूरी जो है हम लोगों ने 15 सेंटीमीटर की रख रखी है और कतार से कतार की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर रख रखी है। किसान भाइयों, जहां पहले के किसान बारिश पर निर्भर रहते थे, अब विक्रम टीसीआर के साथ अब वे कम पानी में भी अच्छी तरह पैदावार ले पा रहे हैं। इससे लागत घट रही है और मुनाफा बढ़ रहा है। कई किसानों ने तो ये भी कहा है कि पहले 1 एकड़ में मुश्किल से 12 से 15 क्विंटल धान मिलता था, लेकिन अब 20 से 22 क्विंटल तक आसानी से धान मिल जाया करती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से मिल के हम लोग ने साइंटिफिक तरीके से इतनी इसकी हाइट ले आए हैं। थोड़ा भी हवा चली पकने के समय वो नीचे गिर जाती थी, पूरे जो बाली है वो पानी में चली जाती थी, उसमें जर्मिनेशन हो जाता था। तो उस सब से हम लोगों ने जो है इस किस्म को उन्नत कर दिया है। इसकी ऊंचाई जो है बिल्कुल कम कर दी है और इसकी उपज क्षमता को हमने बढ़ा दिया है और इसको अर्ली भी कर दिया है। जो आपकी चाहत थी कि हमको जल्दी पकने वाली अवधि वाली किस्म चाहिए, वो भी हम ले आए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूंगा, यहाँ आप देख रहे हैं खरपतवार आपको नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल। तो 4 से 5 दिन की जब रोपाई हो जाए तो हमको जो प्री इमर्जेंस वीडीसाइड हैं, देखिए मैं प्री इमर्जेंस मतलब प्राथमिक तौर पे जो प्राइमरी स्तर पे पहले से जो जर्मिनेट हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे खरपतवार नाशी आ गए हैं। उनको हमको उपयोग करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ लॉन्ड्रेक्स पावर का उपयोग किया है। बहुत सारे हैं किसान भाइयों, तो उर्वरक नाशी का ज़रूर उपयोग करें। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। हमार किसान भाइयों, जैसे कि आप मन देख सकत हो, हमार पाछू डहर किसान भाई बहनी मन ह रोपा लगावा थे और खाद भी डाला थे। तक खेत के प्रबंधन पर कौन कौन बात के ध्यान रखना जरूरी है, आओ जानकारी लेथन। अब बात करते हैं विक्रम टीसीआर के वैज्ञानिक खेती के तरीके की। डॉक्टर दीपक शर्मा और उनकी टीम ने विक्रम टीसीआर की खेती के लिए किसानों को वैज्ञानिक विधि सिखाई। पहला, बीज का चयन और उपचार। धान को बोने से पहले बीज को फफूंद नाशक से उपचारित करना चाहिए। दूसरा, रोपाई का सही समय मालूम होना बेहद जरूरी है। बुआई के लिए जून से जुलाई तक का महीना उपयुक्त माना जाता है। तीसरा, सिंचाई का प्रबंधन। खेत में लगातार पानी भरकर रखने के बजाय जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए। एक वैज्ञानिक विधि से आप लगाना चाहेंगे तो ये बांस बनाए हुए हैं और इसमें हम लोग ने निशान लगाए हुए हैं, मार्क लगाए हुए हैं। ये देखिए 20 सेंटीमीटर पे हम लोग कर रहे हैं, तो कतार से कतार की दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2 बांस रहेंगे, दोनों सिरों पे लगा देंगे और इसके पश्चात ये रस्सी भी देखिए हम लोग ने मार्क वाली बना ली है। और इस रस्सी में जो निशान देख रहे हैं ये हम लोग ने 15 सेंटीमीटर पे लगा रखे हैं। तो 20 ये जो आप देख रहे हैं ये निशान है, ये 15 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा रखे हैं। तो यहाँ पे आप पौधा लगाएंगे, एक यहाँ पे पौधा लगाएंगे। आपको एक जगह पे एक से करीब 2, 3, 4 पौधे लगाने हैं। संतुलित खाद का प्रयोग, यूरिया, डीएपी और पोटाश की संतुलित मात्रा का चयन करना चाहिए, यानी कि पोटाश का संतुलित इस्तेमाल करना आना चाहिए। समय समय पर निरीक्षण और जैविक उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। इस तरह की तकनीक से न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बनी रहती है। आज विक्रम टीसीआर ने छत्तीसगढ़ की पहचान को और भी ज्यादा मजबूत किया है। पारंपरिक किस्मों की खुशबू और स्वाद अपनी जगह कायम है, लेकिन नई तकनीक के साथ ये नई किस्म किसान भाई बहनों के लिए वरदान बन गई है। यहाँ देखिए हम लोगों ने जो भी खाद दिया है वो आधार मात्रा दी है। आधार मात्रा मतलब आप जो फास्फोरस स्फूर की मात्रा है वो एट ए टाइम पूरा डाल देते हैं और जो पोटाश की मात्रा है वो भी पूरा डाल देते हैं। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 80 से 100 किलो नत्रजन तक हम जाते हैं। 80 से 100 किलो नत्रजन हम देते हैं प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों, और करीब जो 60 किलो जो है हम स्फूर की मात्रा रखते हैं, 60 से 70 तक जा सकते हैं। और साथ में हम जो पोटाश की जो मात्रा है वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर तक डालते हैं। तो मैंने जैसे बताया स्फूर जो है और जो पोटाश है वो पूरा डल चुका है, वो आधार के रूप में हमको एक बार में पूरा डालना है। लेकिन जो नत्रजन की मात्रा है जैसे मैंने बताया 100 किलो प्रति हेक्टेयर, तो उसको हम करीब 3 भागों में बांट देते हैं। किसान भाइयों, अब तो मला गीत संगीत के मजा लेना है, आप मन ला भी लेना है तो आओ और मजा लो।
बाजे कर माँ के ताल माँ गोरी कर माँ के ताल माँ ए खोजे ले बे वो हाय रे मायारू खोजे ले बिना मोर बारी के गोंदाला को पामा खोजे ले बिना मोर बारी के गोंदाला को पामा खोजे ले बिना मांग महीना में आमा मौरे फागुन मामौहा रे संगी फागुन मामौहा किसान भाइयों, आज की यात्रा में बस इतना ही। अगली यात्रा में हम एक नया विषय के साथ प्रस्तुत होबो। तब तक बर आप मन से विदा चाहतन। जय जोहार।